साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर और टीचर वेद प्रकाश साइकोलॉजी ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले कई दिन से साइकोलॉजी की कुछ टॉपिक को पढ़ रहे हैं और कल मैंने आपको मनोविज्ञान का परिचय पढ़ाते हुए एक फर्स्ट भाग के रूप में वीडियो डाली थी। आज मैं आपको उसका आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान कल हमने पढ़ा था, मनोविज्ञान के आरंभ से लेके और आत्मा का अध्ययन तक का विस्तार जो पढ़ा था हमने, आज उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो मनोविज्ञान जब हमने पढ़ा था उसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी, कल के वीडियो में आपने देखा होगा। और उसके बाद लास्ट हम पहुंच गए थे आत्मा का अध्ययन। उस मत का फिर खंडन हो गया था। लास्ट में डॉक्टर गैरिट ने भी अपनी पुस्तक में उसका खंडन किया था, क्योंकि लोगस जो शब्द था उसका मीनिंग चेंज हो गया था और वो हो गया था आत्मा का विज्ञान, और विज्ञान आत्मा को स्वीकार नहीं करता। उसके बाद हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। जब आत्मा का अध्ययन है, इस मत का खंडन हुआ तो दूसरा स्टेप आया और हमने पढ़ा मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। यह 17वीं सदी की अवधारणा है। 17वीं सदी में कहा गया कि मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से नहीं है, मनोविज्ञान का संबंध मन या मस्तिष्क से है। मनोविज्ञान का संबंध मन या मस्तिष्क से है, ऐसा कहने वालों में जो मुख्य नाम आता है वो नाम है पैम्पानोजी का। और पैम्पानोजी इटली के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? इटली के। इस मत का अन्य समर्थन जिन विद्वानों ने किया है, उन विद्वानों में नाम है, अर्थात मन मस्तिष्क का विज्ञान है, इस मत का समर्थन करने वाले अन्य समर्थक विद्वान हैं जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कली, हॉब्स। और ये सभी कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध मन या मस्तिष्क से नहीं है, मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से नहीं है, मनोविज्ञान का संबंध मन या मस्तिष्क से है। फिर कल जैसे हमने चर्चा की थी, तो हमने कल उनसे भी यही प्रश्न पूछे, या दूसरे विद्वानों ने ये प्रश्न पूछे थे कि आत्मा का अध्ययन क्यों है, वो बताइए, आत्मा को प्रूव कीजिए। तो फिर इनसे भी पूछा गया कि भैया ये जो कह रहे हो ना आप कि मन मस्तिष्क का विज्ञान है, तो इसे प्रूव करो, सिद्ध करके बताओ मन मस्तिष्क का विज्ञान कैसे है। तो इन्होंने एक लॉजिक दिया। लॉजिक क्या था? देखिए, इन्होंने कहा साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है साइके, दूसरा है लोगस। कल पढ़ा था हमने इसको। ये लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। साइके का अर्थ हमने कल पढ़ा था सोल, लेकिन इन्होंने कहा साइके का अर्थ होता है माइंड। और जैसे कि लोगस का अर्थ आगे चल के हो गया था साइंस, माइंड मतलब मन या मस्तिष्क, ठीक है। और ये हो गया था विज्ञान, और हमने इनको जोड़ा तो ये बन गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इन्होंने साइके का अर्थ चेंज कर दिया। आपसे पूछा जाएगा साइके का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है सोल अर्थात आत्मा। आपसे पूछा जाए 17वीं सदी में साइके का अर्थ क्या होता है, जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कली, हॉब्स और पैम्पानोजी, इन 6 में से कोई एक हिंट दे रखी हो और फिर आपसे पूछा जाए कि साइके का अर्थ क्या होता है, तो फिर आपको आत्मा नहीं करना है। अगर इनमें से हिंट देकर के प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आपको साइके का अर्थ बताना है मन या मस्तिष्क। इनसे फिर पूछा गया कि भैया मन की संरचना कैसी होती है, वो समझाइए। इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मन काल्पनिक है, अमूर्त है, और मन कैसा होता है? चंचल, ठीक है। वुडवर्थ ने मन की तुलना नदी की बहती हुई धारा से की है। किससे की है? नदी की बहती हुई धारा से। वुडवर्थ ने मन की तुलना नदी की बहती हुई धारा से की है, अर्थात जिस प्रकार नदी के बहते हुए पानी का यदि आप अध्ययन करना चाहें, ये पता लगाना चाहें कि भाई ये पानी पीने योग्य है या नहीं है, इसमें पीने योग्य शुद्धता है या नहीं है, तो आप बहते हुए पानी का आकलन नहीं कर सकते। तो फिर कैसे पता करेंगे?
आपको उस पानी को एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा, किसी बर्तन में, टब में निकालना पड़ेगा, उस पानी को इकट्ठा रोकना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, तब आप पता लगा सकते हैं कि पानी पीने योग्य है अथवा नहीं। ठीक वैसे ही आपको मन को स्थिर करना पड़ेगा, और मन की गति बहुत चंचल है, आप इसे आसानी से स्थिर कर नहीं सकते, इसीलिए मन का नहीं है। ठीक है, और वुडवर्थ ने मन की तुलना किससे कर दी? नदी की बहती हुई धारा से। फिर इनसे पूछा गया, मस्तिष्क की संरचना तो हमें पता है, लेकिन मस्तिष्क में चलने वाली बातों को कैसे जान सकते हैं, वो समझाओ। अब इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मस्तिष्क की संरचना इसलिए पता है क्योंकि विज्ञान ने हमें बता दी, मस्तिष्क की संरचना हमें समझा दी, लेकिन मस्तिष्क में विचार कैसे आते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे हो जाता है, किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं, और किसी के बारे में जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो उसके व्यवहार के आधार पर करते हैं। हम किसी को देख करके आकलन नहीं कर सकते, इसीलिए ये जब बता नहीं सके कि मस्तिष्क में विचार कैसे चलते हैं, ये विचारों का जो समूह है ये समस्याओं का समाधान कैसे कर लेता है, ये सारी बातें जब ये नहीं बता सके तो फिर इस मत को पूरी तरह से नकार दिया गया कि ना तो मन का है और ना ही मस्तिष्क का है, अर्थात मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। इस मत का फिर से खंडन हो गया, और जब इस मत का खंडन हुआ तो इस मत के बाद फिर साइकोलॉजी आगे बढ़ी, और हमने जो पढ़ा था आत्मा का अध्ययन वो आके रुका मन मस्तिष्क पे, लेकिन मन मस्तिष्क का विज्ञान है इस बात को ये प्रूव नहीं कर पाए पैम्पनोजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कली, हॉब्स, इनमें से कोई भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान कैसे है। तो फिर क्या हुआ, आगे जब बढ़ते हैं हम तो 18वीं सदी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष विकास नहीं हुआ। 18वीं सदी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष विकास नहीं हुआ, इसीलिए 18वीं सदी को मनोविज्ञान का अंधकार युग माना जाता है। क्या माना जाता है? अंधकार युग। किसको माना जाता है? 18वीं सदी को। 18वीं सदी को मनोविज्ञान का अंधकार युग कहते हैं। ठीक है, जब मनोविज्ञान 18वीं सदी तक पहुंचा और इसमें कोई विशेष विकास नहीं हुआ, और मन मस्तिष्क का जो अध्ययन या विज्ञान हम पढ़ रहे थे वही जब लगातार चलता रहा तो उस मत का भी खंडन हुआ, और एक नवीन मत आ गया 19वीं सदी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम कहने लगे मनोविज्ञान का संबंध ना तो आत्मा से है ना मन मस्तिष्क से था, मनोविज्ञान का संबंध चेतना से है, अर्थात मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कौन से समय में कहा गया? 19वीं सदी में। कहने वाले कौन थे? विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम वुंट, जेम्स वुड, जेम्स सल्ली, टिचनर और वाइज। इन सबने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध आत्मा से नहीं है, मन मस्तिष्क से नहीं है, मनोविज्ञान का संबंध चेतना से है, अर्थात मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं सदी की अवधारणा है चेतना से तात्पर्य क्या होता है। तो हमको थोड़ा सा विलियम जेम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चेतना का सर्वप्रथम उल्लेख, चेतना का सर्वप्रथम उल्लेख सन 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, ये पुस्तक का नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। चेतना शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक में किया था, और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1890 में। 1890 में इस पुस्तक में बताया गया चेतना मतलब क्या होता है। अक्सर हम ऐसे पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते भी है कि चेतना का अर्थ होता है जागृत अवस्था, जो कि गलत है। चेतना का अर्थ जागृत अवस्था नहीं होता है, चेतना का संबंध जागृत अवस्था से होता है। ठीक है, तो चेतना से तात्पर्य है, चेतना का अर्थ क्या होता है फिर ये पता होना चाहिए। चेतना से तात्पर्य है वर्तमान में, चेतना से तात्पर्य है वर्तमान में ज्ञान की स्थिति। चेतना से तात्पर्य क्या है?
वर्तमान में ज्ञान की स्थिति अथवा वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान, वर्तमान में ज्ञान की स्थिति अथवा वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान अथवा तत्कालीन घटनाओं की जानकारी। वर्तमान में ज्ञान की स्थिति या फिर वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान या फिर तत्कालीन घटनाओं की जानकारी। अभी मैं आपसे जैसे 10 प्रश्न पूछूं और 10 में से आप सिर्फ 2 ही प्रश्न का जवाब दे पाए तो आपकी चेतना केवल 20% सक्रिय है। ठीक है। वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान, आप गहरी नींद में सो रहे, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई घटना घट जाए सपोज, तो आप जागेंगे तब आपको पता चलेगा, सोते हुए नहीं। तो जब आप जागृत अवस्था में होंगे तब आपकी चेतना सक्रिय होगी, जब आप अचेतन होंगे तो चेतना सक्रिय नहीं होगी। फिर है तत्कालीन घटनाओं की जानकारी। आप गहरी नींद में हैं, चोर आते हैं, सामान चुरा के ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद पापा आते हैं, वो आपको जगाते हैं और पूछते हैं सामान कहाँ है, तो आप जवाब क्या देते हैं कि मैं तो सो रहा था, मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता। इसका मतलब यदि आप चेतना में होते तो आपको तत्कालीन समय में क्या घटना हो रही है उसकी जानकारी होती या पता चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि चेतना का संबंध जागृत अवस्था से है, लेकिन चेतना का अर्थ जागृत अवस्था नहीं बताना है। चेतना का अर्थ होता वर्तमान में ज्ञान की स्थिति या वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान या फिर तत्कालीन घटनाओं की जानकारी। विलियम बुंड कहते हैं चेतना का संबंध भाव, कल्पना, प्रतिमा और संवेदना से होता है। चेतना का संबंध किससे है? भाव से, कल्पना से, प्रतिमा से, संवेदना से। चेतना के 3 तत्व मान सकते हैं हम, भाव, कल्पना, प्रतिमा, संवेदना। भाव कैसे होते हैं? आत्मनिष्ठ। भाव से मतलब है संवेग, इमोशन। भाव से मतलब है संवेग। और भाव कैसे होते हैं? आत्मनिष्ठ। मेरे पैर में कांटा लगेगा तो मुझे दुख होगा, दूसरे के पैर में कांटा लगेगा तो दुख नहीं होगा। इसलिए भाव इंटरनली उत्पन्न होता है, संवेग आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो भाव कैसे होता है? आत्मनिष्ठ। और संवेदना कैसी होती है? वस्तुनिष्ठ। दूसरों के यहां कोई घटना घट जाए तो हम संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, भगवान उनके हिम्मत दे, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। खुद के लिए थोड़ी ना बोलते हैं कि कांटा लग गया है तो चरणों में स्थान दे। ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य भाव आत्मनिष्ठ है जो खुद से जुड़े, और संवेदना वस्तुनिष्ठ है जो दूसरे की परिस्थिति के अनुसार कभी कभी व्यक्त की जाती है। फिर भाव से है, दूसरा है कल्पना, इमेजिनेशन। आप सोचो, दिवा स्वप्न देखो, काल्पनिक रूप, स्वैली चिंतन, दिवा स्वप्न एक ही बात है। आप चेतना में रह करके सोचिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, आप कैसे लाइफ स्टाइल जिएंगे, या आप पापा की कैसे हेल्प करेंगे, मम्मा की कैसे हेल्प करेंगे, मम्मी की कैसे मदद करेंगे। ये सारी बातें जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी, एक इमेज बनेगी। ठीक है। तो भाव, कल्पना। फिर है प्रतिमा। प्रतिमा मतलब एक तरह से संप्रति या अवधारणा। आपने कहीं शेर देखा, उसकी इमेज को मस्तिष्क में धारण कर लिया, प्रतिमा को धारण कर लिया। 3 महीने बाद किसी व्यक्ति ने शेर की चर्चा की तो आपके दिमाग में वही शेर फिर से आ गया, या उस शेर की छवि आ गई जो आपने 3 महीने पहले कहीं देखी थी। तो इन्होंने कहा मनोविज्ञान का संबंध चेतना से है, और विलियम वुंड ने कहा चेतना का संबंध भाव, कल्पना, प्रतिमा, संवेदना से होता है। अर्थात चेतना के इन्होंने 4 तत्व बता दिए, भाव, कल्पना, प्रतिमा, संवेदना। इन्होंने कहा भाव आत्मनिष्ठ होता है और संवेदना वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है। फिर विलियम वुंड ने कहा चेतना की 2 विशेषताएं होती हैं, गुण और तीव्रता। ठीक है। अब कौन आ जाता है? टिचनर ने कहा चेतना की 2 नहीं 4 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? गुण, तीव्रता, स्पष्टता, अवधि। चेतना की कितनी विशेषताएं हो गई? 4। कौन कौन सी? गुण, तीव्रता, स्पष्टता, अवधि। तो विलियम वुंड ने कहा चेतना का संबंध भाव, कल्पना, प्रतिमा, संवेदना से होता है।
विलियम वुंड ने कहा चेतना की दो विशेषताएं होती है, गुण और तीव्रता। फिर टिचनर ने कहा चेतना की चार विशेषताएं होती है, गुण, तीव्रता, स्पष्टता और अवधि। तभी क्या होता है, प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी विद्वान जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड की एंट्री हो जाती है और सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, केवल चेतन नहीं। और ये तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उन्होंने इस तरह से उल्लेख किया है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उन्होंने कहा मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, केवल चेतन नहीं। चेतन 10% है, अचेतन 90% है। चेतन का संबंध स्थायी स्मृति से होता है। इसका मतलब ज्ञान का जो हिस्सा चेतन अवस्था में चला जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। आप चाहो तो भी उसको भुला नहीं सकते, ठीक है। स्थायी स्मृति और चेतना का संबंध जागृत अवस्था से होता है। किससे होता है? जागृत अवस्था से। चेतना का संबंध जागृत अवस्था से होता है। दूसरा है अर्धचेतन। अर्धचेतन और अचेतन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है और इन दोनों को ही मन के महान खंड कहा जाता है, जबकि चेतन को तुच्छ कहा गया है। तुच्छ, बेकार, घटिया। क्यों कहा गया तुच्छ? क्योंकि चेतना में रहकर व्यक्ति बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन भी करता है, इसीलिए चेतना को तुच्छ और अर्धचेतन और अचेतन दोनों को फर्स्ट ग्रेड के पूछे हुए प्रश्न है। अर्धचेतन और अचेतन को मन के महान खंड की संज्ञा दी जाती है और यह कितने प्रतिशत है अचेतन? 90%। ठीक है। अर्धचेतन को प्राप्य स्मृति कहते हैं और इसका संबंध होता है विक्षिप्त अवस्था से। अर्धचेतन को क्या कहते हैं? प्राप्य स्मृति। और इसका संबंध किससे है? विक्षिप्त अवस्था से। प्राप्य स्मृति क्यों कह रहे हैं इसको अर्धचेतन को? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्धचेतन में प्राणी थोड़ा चेतन और थोड़ा अचेतन स्थिति में होता है और इन दोनों के बीच का भाग है अर्धचेतन। इसका मतलब कोई बात थोड़ी याद है, थोड़ा भूल गए। किसी व्यक्ति का चेहरा याद है, बातें भूल गए। उस व्यक्ति की बातें याद है, चेहरा भूल गए, किसने कही थी ये बात। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा चेतन हो, थोड़ा अचेतन हो, उस स्थिति में व्यक्ति अर्धचेतन माना जाता है। लेकिन जो बातें अचेतन में है, जिनको हम भूल गए हैं, थोड़ी बात याद है, थोड़ा भूल गए हैं, यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें, उस बात पर दबाव बनाएं, तो हम भूली हुई बात को भी पुनः चेतन अवस्था में ला सकते हैं, चेतन अवस्था में वापस से उसको याद कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? प्राप्य स्मृति। और इसका संबंध विक्षिप्त अवस्था से है। विक्षिप्त अवस्था से मतलब है यहाँ पे ना तो पूरी तरह होश में हो और ना ही पूरी तरह बेहोश हो। ठीक है। फिर है अचेतन, 90% होता है। इसे दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं। कौन सी अवस्था को? कौन से मन के भाग को? अचेतन को। इसे दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं। अब दमित इच्छाएं क्या होती हैं, तो ये जानने के लिए दो शब्द समझने पड़ेंगे समायोजन रक्षा प्रणाली के। एक तो है दमन और दूसरा है समन। दमन का अर्थ होता है दबाना। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे भूलता है, अर्थात धीरे धीरे अचेतन में भेजता है, या जिन इच्छाओं की पूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है, उन्हें धीरे 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 अचेतन में धकेल देता है और ये सोचता है कि जब परिस्थिति मेरे अनुकूल होगी, मैं इन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो उसे कहते हैं दमन। और जिन इच्छाओं को दबाया है वो हो जाती है दमित इच्छाएं। ठीक है। इसका संबंध होता है अचेतन से और शमन का संबंध होता है चेतन से। कैसे होता है सर शमन का संबंध चेतन से? जब कोई बात हैंड टू हैंड अर्थात जानबूझकर भुलाने की कोशिश की जाए, या कोई अप्रिय घटना हैंड टू हैंड भूलने की कोशिश की जाए, अथवा कई बार घरों में ऐसे बोलते हैं, छोड़ो यार पापा की बातों का क्या बुरा मानना, छोड़ो यार दादा की बातों का क्या बुरा मानना, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? शमन। हैंड टू हैंड चेतन अवस्था में रहकर जानबूझकर किसी बात को भुलाने का प्रयास करना शमन कहलाता है। और किसी ऐसी इच्छा को जिसे अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे, उसे अचेतन अवस्था में धकेलना दमन कहलाता है। और ऐसी इच्छाएं जिनको हमने अचेतन में दबा रखा है वो बन जाती हैं क्या? दमित इच्छाएं।
तो इसे दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं। इसे स्मृति का भंडार कक्ष कहते हैं, स्मृति का भंडार कक्ष कहते हैं, और इसका संबंध स्वप्न अवस्था से होता है। दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं, स्मृति का भंडार कक्ष कहते हैं। हर समय हर चीज याद नहीं रहती, इसीलिए सारी बातें हर समय चेतन में नहीं रहती, कुछ अर्ध चेतन में चली जाती है, कुछ अचेतन में पहुंच जाती है, और इन बातों को जब हमें जरूरत होती है दबाव बना करके वापस लाया जा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्मृति का भंडार कक्ष। तो इस तरह से सिगमंड फ्राइड ने कहा कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, केवल चेतन नहीं। कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन 10% है, स्थायी स्मृति कहते हैं, इसका संबंध जागृत अवस्था से है। अर्धचेतन प्राप्य स्मृति, इसका संबंध विक्षिप्त अवस्था से है। और अचेतन 90% होता है, इसे दमित इच्छाओं का भंडार कहते हैं, और इसका संबंध, अच्छा, इसको स्मृति का भंडार कक्ष भी कहते हैं, और इसका संबंध स्वप्न अवस्था से होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा केवल चेतन नहीं, चेतन के अलावा 2 भाग और हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मनोविश्लेषणवादियों ने अर्थात सिगमंड फ्राइड और इनके शिष्यों ने इन तीनों अवस्थाओं की तुलना समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ से की है। किससे की है? समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ से। इसका मतलब इन्होंने कहा कि मन के जो 3 भाग है ना, इनमें से एक भाग ऐसा है, जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लो और सरल कर लेते हैं इसको। जैसे हमने बर्फ जमाई, एक कटोरे में बर्फ जमाई, ठीक है। उस बर्फ को जब जमने के बाद हमने कटोरे में से निकाला तो हमने उसे बाल्टी में पटक दिया या पानी के टब में पटक दिया। जब हमने उस बर्फ के टुकड़े को या बर्फ के उस जमी हुई बर्फ को पानी में पटका तो उसका कुछ हिस्सा तो जाएगा अंदर, कुछ रहेगा सतह पर और कुछ रहेगा बाहर। यानी कुछ तो पानी की सतह को स्पर्श करेगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ अंदर जाएगा। इसका मतलब मैं देता हूं, ये रहा। तो जो बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर है वो तो प्रतीक है अचेतन का, जो सतह को स्पर्श कर रहा है दोनों के बीच में है वो प्रतीक है अर्धचेतन का, और जो भाग पानी के बाहर है वो प्रतीक है किसका? चेतन का। इसका मतलब समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से, आइसबर्ग से मन की 3 अवस्थाओं की तुलना करने वाले विद्वान कौन है? मनोविश्लेषणवादी है या सिगमंड फ्राइड है, ठीक है। और इसके अलावा मनोविश्लेषणवादियों ने, जिनमें युंग, एडलर, हार्नी, सिगमंड फ्राइड, इन सबके नाम आते हैं, इन मनोविश्लेषणवादियों ने अचेतन अवस्था के अध्ययन पर ही सर्वाधिक बल दिया है। इनके हिसाब से अचेतन ही ज्यादा कारगर होता है, अचेतन ही ज्यादा उपयोगी होता है, अचेतन मन ही प्रभावी होता है, ऐसा इनका मानना है। किनका? मनोविश्लेषणवादियों का, ठीक है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है स्थल रूपरेखीय पहलू और दूसरा होता है गतिशील पहलू। स्थल रूपरेखीय में 3 तत्व आते हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ठीक है। और गतिशील में भी 3 तत्व आते हैं, इदम, अहम, परा अहम। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। गतिशील में 3 आते हैं, इदम, अहम, परा अहम। ये जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इदम, अहम, परा अहम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड और मनोविश्लेषणवादी जो है वो अचेतन की अवस्था के अध्ययन पर सर्वाधिक बल देते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय स्थापित किया गया था, मनोविश्लेषणवाद, इसे मनोविज्ञान में प्रथम बल कहा जाता है, प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है, और व्यवहारवाद को द्वितीय बल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सिगमंड फ्राइड को गंदा मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि यह नवजात शिशु में भी काम वासना की बात कहता है, और इसीलिए इसको गंदा मनोवैज्ञानिक कहा गया। इसका शिष्य हुआ युंग। युंग ने पुस्तक लिखी द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, और उस पुस्तक में युंग ने सिगमंड फ्राइड की बातों का खंडन किया, सिगमंड फ्राइड की बातों को नकार दिया, चाहे वो ओडिपस इलेक्ट्रा की बात हो या नवजात शिशु में काम वासना की बात हो। सिगमंड फ्राइड ने युंग ने सिगमंड फ्राइड की सारी बातों का एक एक करके खंडन कर दिया।
सिगमंड फ्राइड ने कहा महिलाएं कमजोर प्रवृत्ति की होती है, हीन प्रवृत्ति की होती है, तो इनके शिष्या कैरेन हार्नी ने आशावादी संप्रदाय स्थापित किया और उस मत का खंडन कर दिया। ठीक है, इसके विरोध में, सिगमंड फ्राइड के विरोध में युंग ने नव विश्लेषणवादी संप्रदाय स्थापित किया था, आपने पढ़ा होगा। इसके बाद क्या होता है, ये जो मनोविश्लेषणवादी हैं जिनमें सिगमंड फ्राइड का नाम है, सिगमंड फ्राइड की विचारधारा को आगे तक ले जाने का महत्वपूर्ण काम इसकी पुत्री ने किया था, जिसका नाम था अन्ना फ्रायड। ठीक है, युंग ने विरोध किया, अन्ना फ्रायड ने उसे आगे बढ़ाया। तो जो चेतना का विज्ञान आया, उस मत का खंडन हुआ। फिर एक विद्वान आ गए बीच में, मैकडूगल, और मैकडूगल ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और इस पुस्तक में मैकडूगल ने कहा चेतना बहुत ही बुरा शब्द है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनोविज्ञान में इस शब्द का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से चेतना का विज्ञान है, इस मत का भी क्या हो गया, खंडन। यदि आप रीट प्री या मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको तलाश है एक बहुत अच्छी कोचिंग की, बहुत अच्छी टीम की, जो आपके साथ मिलकर आपके सपनों को पूरा करवाने में आपको सपोर्ट कर सके, तो अलवर का सबसे विश्वसनीय और बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट, जहां आप जुड़ करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहां की बेहतरीन टीम, बेस्ट टीचर और अच्छा नेतृत्व, अनुशासित वातावरण और पढ़ाने का अद्भुत तरीका और सिस्टमेटिक क्लासों का ढंग आपको अपने सपनों को पूरा कराने में निश्चित रूप से बहुत कारगर सिद्ध होगा। और यदि पिछली बार भी आपने तैयारी की थी लेकिन ऑनलाइन पढ़े थे, या किसी कोचिंग में पढ़ के आधा अधूरा कोर्स पढ़ा था, या फिर किसी टीचर के बहकाने पर 180 नंबर की जीके समझ के सिर्फ जीके पढ़ते रहे थे और दोबारा से वही गलती नहीं दोहराना चाहते, और आप जयपुर सीकर नहीं जाना चाहते और आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट, जहां आपका स्वागत है। और आप ऑफलाइन कक्षाएं लीजिए, और ऑफलाइन कक्षाएं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी, जहां कोर्स कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी मेहनत कराते हैं। आप 3 दिन का डेमो लीजिए, और जो बच्चे आपके आसपास बैठे हैं आप उनसे पूछेंगे, उनसे फीडबैक लीजिए, उसके बाद आप आगे का डिसाइड कीजिए। तो यदि आपका सपना शिक्षक बनने का है और इस भर्ती में आपको अपना सिलेक्शन लेने का मजबूत इरादा है, तो ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छा विकल्प है, जो आपको तैयारी में 4 चांद लगाने में आपको मदद करेगा। थैंक यू।